हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो, हमने पिछली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बहुत अच्छे से खत्म किया था। हमने लगभग 8-9 टाइप्स के क्वेश्चन देखे थे, उस पर किस तरीके से बनते हैं हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपनी नस्ट इक्वेशन की। ठीक है, नस्ट इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, उस पर कितने कितने टाइप की न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं और क्या टिपिकल चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आज आपको बताऊंगा। ठीक है, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या समझना है, नस्ट इक्वेशन क्यों आई, है ना, और वो जो आई तो उसने कौन कौन सी चीजों से उसको रिलेट किया अपने आप को। ठीक है, वो चीजें हमें समझनी है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ईपी क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, चलो, डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी आपने। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने आपसे कहा कि सपोज एन फेराडे चार्ज जो है वो एक सेल से ले जाया जा रहा है। ठीक है, मतलब मैंने आपसे कहा कि एक सेल से, एक हाफ सेल से, जैसे कि हमने गैल्वेनिक सेल में क्या क्या पढ़ा था, जिंक और कॉपर वाली पढ़ी थी। ठीक है, तो मैंने आपसे सपोज कहा कि जिंक वाली सेल से कॉपर वाली सेल में एन फेराडे ऑफ चार्ज जा रहा है। ठीक है, तो उस चार्ज को ले जाने के लिए कुछ वर्क हो रहा होगा, ठीक है ना, और वहां से कुछ पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा। ठीक, तो उस वर्क की वैल्यू जब मैंने निकाली तो वो किसके इक्वल आई, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये सेम उसी तरीके से फॉर्मूला है जो आपने 10th में पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना। तो वो वहां पर क्या बोला जाता था कि एक कूलाम चार्ज को करने में अगर 1 जूल वर्क लगे तो वो पोटेंशियल 1 वोल्ट कहलाता है। ये डेफिनेशन हमने 1 वोल्ट की वहां पर पढ़ी थी, सेम यहां पर है ना। मैंने क्या किया, यहां पर मैंने आपको वर्क निकलवाया है, कैसे, V इंटू क्यू, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज कितना है, एन फेराडे। ठीक है, तो एन फेराडे, पोटेंशियल E मान लिया। ठीक है, तो W की वैल्यू क्या आ गई, N इंटू एफ इंटू ई। ठीक, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क है इलेक्ट्रॉन को एक सेल से दूसरी सेल तक ले जाने में। ठीक है, चलो, अब आपने थर्मोडायनेमिक्स में गिव्स फ्री एनर्जी पढ़ी होगी ना। गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना, या मैं और अच्छे से बोलूं तो मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, अब सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक, तो एनर्जी सिस्टम की कम होगी। एनर्जी सिस्टम की कम होगी तो हमने क्या किया, एनर्जी के आगे माइनस लगा दिया। ठीक है, बिकॉज अब हमारी जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है सिस्टम की। तो दैट्स वाई जो फॉर्मूला आता है वो आता है माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, ये है। ठीक है, बट चूंकि देखो मैथमेटिकली तो हम इस माइनस को इधर ले जा सकते हैं और ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, बट एक्चुअली में जो करेक्ट फॉर्मूला है वो ये है। ठीक, इन दोनों में अंतर, मैथमेटिकली कोई अंतर नहीं है बट कंसेप्चुअली अंतर है। क्या अंतर है, अगर मैंने यहां माइनस लगाया है ना, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरा E माइनस का है। समझ रहे हो मेरी बात। बट यहां पर क्या है, मेरे जो वर्क की वैल्यू है, जब मैंने उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा तो वो मेरा वर्क नेगेटिव आया है। ठीक है, तो दैट्स वाई वो वर्क की वैल्यू जो है, वर्क इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा जी है इस केस में। तो दैट्स वाई करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल में मैथमेटिकली हम सॉल्व करते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब स्पॉन्टेनिटी की बात करें तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जब मेरा डेल्टा जी क्या हो, नेगेटिव। ठीक है, ठीक, तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो ई को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, है ना। ई पॉजिटिव होगा तभी डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो क्या हो गया, ई अगर पॉजिटिव है, जी अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अगर ई नेगेटिव हो गया तो माइनस माइनस प्लस, जी हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगर ई हो गया 0 तो डेल्टा जी भी 0 और वो कंडीशन कहलाएगी इक्विलिब्रियम। अब इस चीज को समझो, ये कैसे हुआ। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, है ना, क्या जरूरत थी चार्ज को जाने की, कोई फोर्स उनको मोटिवेट कर रहा था जिसका नाम था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो फोर्स क्यों मोटिवेट कर रहा था, उसको क्या पड़ी थी मोटिवेट करने की, अरे भाई दोनों जगह पोटेंशियल का डिफरेंस जो था वो मेंटेन हो गया था। उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया था उसको खत्म करने के लिए मेरा चार्ज एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था।
ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों मेंटेन होना चाह रहा था? बिकॉज हर सिस्टम चाहता है कि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करे। भाई जीवन में संतुलन सबको पसंद है। ओस्मोटिक प्रेशर भी क्यों रिलीज हो रहा था? ओस्मोटिक प्रेशर का कारण भी मैंने आपको यही बताया था। ओस्मोसिस क्यों हो रही थी? प्रेशर के इक्विलिब्रियम की वजह से। ठीक, तो ये वाली प्रोसेस क्यों हो रही है? मेरे पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो चुका है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है। ठीक है, तो जब आपको E इज इक्वल टू 0 दे दिया जाए तो डेल्टा जी भी 0 होगा और वो कंडीशन कौन सी कहलाएगी? इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी नस्ट इक्वेशन पर। और नस्ट इक्वेशन को देखने से पहले ये समझते हैं कि नस्ट इक्वेशन की मुझे जरूरत क्यों पड़ी आखिर। देखो, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने सबका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल किसके बेस पर निकाला था? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल था वो मैंने 0 वोल्ट माना था, वो होता नहीं है। ठीक है, तो जब मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से सबकी वैल्यू कंपेयर करके निकालूंगा तो वो वैल्यूज भी तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ही आएंगी ना, यानी कि 1 मोलर कंसंट्रेशन पर और 1 बार प्रेशर पर। ठीक है, 1 बार या 1 ATM, आप जो मानना चाहो। वैसे 1 बार सही होता है, बट एनसीईआरटी में 1 ATM दिया तो 12th के लिए वही मान लो। ठीक है ना, तो 1 बार प्रेशर और 1 मोलर कंसंट्रेशन पर जो वैल्यू आई वो मेरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू थी। इसलिए मैंने उसको क्या बोल दिया? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन नस्ट ने क्या कहा? नस्ट ने कहा कि और कंसंट्रेशन अगर मैं चेंज करूं या मैं प्रेशर चेंज करूं तो क्या मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकल सकता है, तो वो भी तो मुझे निकाल कर बताओ। तो नस्ट ने अपनी इक्वेशन से वो दूसरी कंसंट्रेशन और दूसरी प्रेशर यानी कि स्टैंडर्ड को छोड़कर बाकी अगर मुझे निकालनी हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू, तो वो कैसे निकालूंगा? वो उसका फॉर्मूला मुझे नस्ट इक्वेशन से पता चला। ठीक है, तो नस्ट ने एक बड़ा काम किया था। तो चलिए देखते हैं, उसका सबसे पहले समझते हैं डेरिवेशन। देखो, ये आपने इक्वेशन आपने कहां पढ़ी होगी? केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, क्या? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। इसका मतलब क्या है? डेल्टा जी क्या है? फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। कब? जब मोलर कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और प्रेशर 1 बार हो, प्लस RT ln Q। Q क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या होता है ये अभी देखेंगे, वैसे तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आप पढ़ चुके होंगे। क्या होता है हम यहां पर भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो डेल्टा जी की वैल्यू अभी मैंने पढ़ी ना, कितनी होती है? माइनस के NFE। ठीक है, तो वो पुट कर दी, माइनस NFE। ठीक, अब जब डेल्टा जी स्टैंडर्ड नहीं है तो उसमें होने वाला ई भी स्टैंडर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर डेल्टा जी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये ऊपर छोटी सी बिंदी लगा दो। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो ई भी कैसा होगा? स्टैंडर्ड। तो हमने यहां पर क्या लगा दिया? E नॉट। ठीक है, तो माइनस NFE इज इक्वल टू माइनस NFE E नॉट प्लस RT ln Q। ठीक है, यहां से क्या करेंगे? NF को सब जगह डिवाइड कर दिया, तो यहां पर NF कट गया। ठीक, यहां पर भी NF कट गया। ठीक, यहां पर नीचे NF आ गया। ठीक है, और फिर क्या किया? सब जगह माइनस से भी डिवाइड कर दिया, तो यहां माइनस माइनस कट गया, यहां माइनस माइनस कट गया और यहां माइनस आ गया। तो हमारी कंडीशन क्या इक्वेशन बनकर आ गई? E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF ln Q। ठीक, ये मेरी मेन इक्वेशन थी, किसकी? नस्ट बाबा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए। ये मेरी क्या है? मेन इक्वेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब आगे चलते हैं। अब मैंने आपसे क्या बोला कि टेम्परेचर चलो मैं फिक्स कर दे रहा हूं 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ क्या होगा? तो देखो भाई, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस ये पूरा, इसमें R की वैल्यू क्या है? गैस कांस्टेंट है R की वैल्यू क्या हो गई? 8.314। T मेरा 298 है, F तो मुझे पता है 96500। ठीक है, तो इतने की वैल्यू अगर मैंने सॉल्व करी तो उसकी वैल्यू आई कितनी? 0.0591। ठीक, तो मोस्टली रिएक्शन हम कब कराते हैं? रूम टेम्परेचर पर, और मोस्टली रिएक्शन में हमें रूम टेम्परेचर ही दे रखा होता है, तो उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ये वाला। ठीक है, तो अब हम इतनी कैलकुलेशन से बच गए, ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला बनकर आ गया। लेकिन याद रखना कब वैलिड है? केवल एट 298 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर चेंज सब कुछ चेंज। ठीक है, फिर नई वैल्यू निकालना। चलो ठीक है, तो ये E क्या है? E है मेरा EMF एट एनी कंडीशन। E नॉट क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन पर। N क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है मेरी रिएक्शन में। ठीक है, यानी कि N फैक्टर है। ठीक,
क्यू क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब ये रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है पहले इसको समझते हैं। सपोज मुझे एक रिएक्शन दे रखी है, ये कह रहा है 298 केल्विन पर है, इसका ई लिखकर दिखाओ मुझे। ठीक है, कुछ नहीं, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अभी मुझे इन दोनों की वैल्यू तो पता नहीं है, तो ऐसे ही लिख दो माइनस 0.0591 क्योंकि 298 केल्विन है अपॉन एन, एन की वैल्यू भी नहीं दी। ये इक्वेशन क्यों दी है मैंने आपको, केवल क्यू समझाने के लिए। ठीक है, तो क्यू क्या होता है, क्यू होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू दी पावर देयर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू दी पावर देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट में सी और डी है ना, तो सी की कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन, और उनके ऊपर उनके आगे आने वाले ये जो कोएफिशिएंट है इनको क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये उनके ऊपर चढ़ गए। ठीक है, पावर में इधर क्या है, रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, ऊपर इनके रिएक्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, चलो अब मुझसे किसी ने बोला कि ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, इसका ग्राफ बनाकर दिखाओ। ठीक है, किस किस के बीच में बनाना है, ई और लॉग के बीच में। ई और लॉग के अंदर जो कंसंट्रेशन आ रही है ना, इसको ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, नीचे रिएक्टेंट की, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इनके बीच में बनाओ ग्राफ। ठीक है, तो ये इक्वेशन किस टाइप की बन रही है, देखो y इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, c माइनस एम एक्स, और y वर्सेस x का ग्राफ पूछा है, तो वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, इस तरीके का नेगेटिव स्लोप के साथ। ठीक, जहां पर स्लोप की वैल्यू क्या है, ये पूरी 0.0591 अपॉन एन। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, ई नॉट सेल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ई नॉट सेल, ये हो गया ई सेल। तो इस तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन का हम क्या बना सकते हैं, ग्राफ। ठीक है, और देखते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो गिवन क्या दे रखा है मुझे, जिंक, मेरा जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है और मुझे इसका ई नॉट दे रखा है। ठीक है, ई नॉट किसका दे रखा है, ध्यान से देख लेना सारी चीजें। ई नॉट दे रखा है मुझे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रिडक्शन हो रहा है। ये कैसे नोटेशन लिखते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको सेल नोटेशन वाले चैप्टर में, सेल नोटेशन वाले लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, आपने अगर नहीं देखा है तो उससे देख लेना। उस लेक्चर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेक्चर 4 है शायद। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो गिवन मुझे क्या दे रखा है, यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे रखी है और यहां पर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखो। जिंक, मेरा जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर। ठीक है, मुझे क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल, बट इसका तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, तो क्या करूंगा, इसका साइन चेंज करूंगा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है, ठीक, अब मुझे क्या लिखनी है, रिएक्शन, वो अपनी इक्वेशन। ठीक है, तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.76, ई नॉट की वैल्यू। ठीक है, माइनस 0.0, ये क्या है 0.06, ये 298 केल्विन पर बोल रहा है पहले तो वो। ठीक है, तो 298 केल्विन पर क्या हो जाती है ये वाली वैल्यू, 0.0591। हमने अप्रॉक्स ले ली 0.06। ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन में क्या हो जाए, सहूलियत। ठीक, लेकिन याद रखना, अगर उसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि इतने पूरे की वैल्यू 0.0591 लेनी है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता है ना, टेक दिस वैल्यू इज इक्वल टू इतनी, तो फिर आपको उतनी ही लेनी है। ठीक है ना, फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है। लेकिन अगर उसने नहीं बोला है और ऑप्शन दूर दूर है तो इतना तो एरर चलता है। ठीक है, तो इतना अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है, इनटू लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन अपॉन नीचे आनी चाहिए थी जिंक की कंसंट्रेशन, बट जिंक क्या है, सॉलिड, और सॉलिड की एक्टिविटी हमेशा होती है 1। ये आप केमिकल इक्विलिब्रियम में अच्छी तरीके से पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो रट लो अभी। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम पढ़ाता हूं तब बताता हूं। ठीक है ना, तो अभी तो आप रट लो इसको, क्या कि जहां पर भी सॉलिड आए वहां पर 1 लगा देना। ठीक, तो यहां से इसको सॉल्व करके क्या आ गया, 0.76 माइनस 0.03 लॉग इतना। ठीक, तो अब इससे पता क्या चल रहा है, यहां पर क्या है, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ई ऑफ सेल। ठीक, जब कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो लॉग इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो पूरे की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब माइनस में वैल्यू बढ़ेगी, मतलब ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी। ठीक, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू घट रही है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक, तो जब भी सेल में क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन, तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर मैं अपने आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो डिक्रीज हो जाएगा और रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो
नेक्स्ट देखो, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक सेल दे रखी है मुझे जिसमें M सॉलिड मेरा M2SO4 में जा रहा है, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है इतनी, ये साल्ट की कंसंट्रेशन है, ठीक है, और उसका मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दे रखा है 1.5 वोल्ट। मुझसे पूछा है E0 B से B+3 बता दो, ठीक है, ठीक, सॉरी M से M+3 बता दो, ठीक है, या फिर इधर मैंने सब जगह B ले लिया ना, तो सब जगह B कर लो, यहां पर भी B कर लो और यहां पर भी B कर लो, ठीक है। कोई B सॉलिड था, B मेटल थी और वो B2SO4 में जा रही थी, ठीक है, ठीक। और मुझसे क्या पूछा है, E0 B B+3 में जाने की मुझे बताओ क्या होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, मुझे E0 किसका पूछा है, ऑक्सीडेशन का ही, ठीक है, सब कुछ सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह चलना है। ऊपर क्या किया था, रिएक्शन लिखी थी, पहले रिएक्शन लिखो, तो B से क्या बना B+3 इलेक्ट्रॉन, ठीक, ओके। अब मुझे इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, स्टैंडर्ड वाला पूछा है, नॉर्मल वाला दे रखा है, ठीक है, तो पहले नॉर्मल वाला लिखेंगे, इज इक्वल टू E0 माइनस 0.06, क्योंकि 298 केल्विन, अभी नहीं बोल रहा ना मैं, 298 केल्विन मानकर चलना है सब में, ठीक है, क्वेश्चन में, लेकिन तब वहां पर नहीं मानना है, ठीक है, अपॉन 3, ठीक है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, लॉग। अब लॉग में क्या आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट सॉलिड है तो 1 मान लो, तो केवल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। अब ये 0.01 कैसे आया ये समझो, यहां पर आपको पूरे सॉल्ट की कंसंट्रेशन दे रखी थी 0.05 मोलर, ठीक है, बट मुझे कंसंट्रेशन किसकी चाहिए, B+3 की, ठीक। तो इस आयन में B+3 दो प्रेजेंट हैं, मतलब इस मॉलिक्यूल में B+3 आयंस की जो संख्या है वो कितनी है, 2। तो अगर 1 मोल मॉलिक्यूल लूंगा तो उसमें 2 मोल B+3 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अगर मेरी कंसंट्रेशन इस पूरे मॉलिक्यूल की इतनी है तो इसका मतलब, इस कंपाउंड की इतनी है तो इसका मतलब क्या है, B+3 की कंसंट्रेशन इसकी दुगनी है, दैट इज 0.01। बस इस क्वेश्चन का स्ट्राइकिंग पॉइंट केवल यही था जो माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए था, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करके, E0 इज इक्वल टू 1.46 वोल्ट। चलो, अब यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर सब जगह हो रहे थे ऑक्सीडेशन, तो हमने ऑक्सीडेशन का निकालना सीखा। अब हम चलते हैं अपनी कैथोड सेल की तरफ और वहां पर देखते हैं अगर रिडक्शन होगा तो उसका कैसे निकालेंगे। तो सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है, Cu2 पॉजिटिव से Cu जा रहा है, इसका मुझे रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, चलो बच गए। रिएक्शन लिखी, ठीक है, अब E लिखा, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.6 अपॉन 2, ठीक है, लॉग। यहां पर प्रोडक्ट में सॉलिड है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 1 अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जब, अब ये वाली बात देखो, लॉग 1/n का मतलब क्या है, माइनस का लॉग n, ठीक है। कैसे आया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग n पर -1, ठीक है। तो log mn फॉर्मूला होता है ना, अगर जो पावर होती है वो आगे आ जाती है तो n log m हो जाएगा इसका, ठीक है, n log m हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, -1 log n, तो -1 log n, ठीक है। चलो, तो जब ये ऊपर जाएगा तो बाहर माइनस आएगा और बाहर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। तो ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया कि अगर मेरी Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी और ये प्लस हो रही है तो मतलब ओवरऑल वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की बढ़ेगी। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, अगर मेरे प्रोसेस में, अब समझो, अब कंक्लूजन क्या निकला, अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, या मैंने अपनी ऑक्सीडेशन हाफ सेल ली, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर जो E0 E होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज होगा। लेकिन अगर मेरा रिडक्शन चल रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर मेरा जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक। ये मेरा क्या निकल गया, कंक्लूजन। बहुत अच्छी बात है। अब देखो फॉर कंप्लीट सेल, अभी तक हमने क्या देखा, हाफ ऑफ सेल की देखी, अब हम देखते हैं पूरी सेल, मतलब अब मेरी हाफ सेल ऑक्सीडेशन वाली भी इंक्लूड होगी और रिडक्शन वाली भी, ठीक है। तो उसका सेल नोटेशन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये मैंने आपको निकलवाना सिखाया है कि अगर सेल नोटेशन हो तो उससे रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एनोड की दे रखी है, ठीक है, एनोड की रिएक्शन, तो क्या हो रहा है, जिंक मेरा जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है, मैंने एनोड की रिएक्शन लिख ली।
कॉपर 2 पॉजिटिव मेरा कॉपर में जा रहा है, उसकी भी रिएक्शन लिख ली। ठीक है, यहां पर इसकी फेज भी लिख लो। ठीक, अब मुझे क्या दे रखा है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल और कॉपर का भी रिडक्शन पोटेंशियल। एक मिनट, जिंक तो मेरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल किस बात का, अरे इसको चेंज करो, साइन चेंज करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे। ठीक है, ये बारीकियां बस ध्यान रखनी है, वरना नस्ट इक्वेशन से सिंपल क्वेश्चन भी आपका गलत हो सकता है। ठीक, तो 0.76 हो गया, यहां 0.34 हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन लिखी, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, जिंक सॉलिड प्लस यू प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और जिंक 2 पॉजिटिव और Cu। ठीक है, अब इस ओवरऑल रिएक्शन का ई नॉट पता होना चाहिए, तो वो मैंने निकलवाना आपको सिखाया था पिछली क्लास में। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, कि अगर मुझे ई नॉट ओवरऑल निकालना हो तो क्या करूंगा, ई नॉट कैथोड है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कर दूंगा, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड कर दूंगा। ठीक है, तो अब समझो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितना है, 0.34, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना है, 0.76, दोनों को प्लस कर दो, ओवरऑल रिएक्शन का क्या आ जाएगा, ई नॉट। ठीक है, अब सारी चीजें पिछले लेक्चर से लिंक हो रही हैं, अगर पिछले लेक्चर पर कमांड है तभी आज आगे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं ई सेल कैसे निकलेगा, तो ई नॉट सेल माइनस 0.6/2, अब लॉग प्रोडक्ट में क्या क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव लिख दिया, Cu सॉलिड लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, क्यों, 1 होगी, सिंपल है, अपॉन Cu 2 पॉजिटिव लिख दिया, जिंक लिखने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि 1 होगी। ठीक, तो ई सेल की वैल्यू क्या आ गई, 1.1 माइनस 0.03 लॉग 0.1 अपॉन 0.01। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1.1 माइनस 0.03, यहां से क्या आ जाएगी, यहां पर आ जाएगा log 10। ठीक है, log 10 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, log 10 की वैल्यू 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1.1 माइनस 0.03, दैट इज 1.07 वोल्ट। ठीक है, ये सब तो थे सिंपल से क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको देखो जरा। इसमें क्या कह रहा है, मुझे 4 आपकी क्या कहते हैं एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, और सबका मुझे क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ठीक, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका -1.2 वोल्ट, इसका 0.8 वोल्ट, इसका -2.4 वोल्ट और इसका 1.5 वोल्ट। और मुझसे कह रहा है मुझे ई नॉट सेल निकाल कर बताओ जब मैं इन चारों में से कोई 2 ऐसी चीजें उठा लूंगा और उनके कॉम्बिनेशन से एक सेल बना दूंगा। ठीक है, जैसे सपोज मुझसे कहा गया मैंने ए और बी के कॉम्बिनेशन से एक सेल बनाई, ठीक है, जिनके रिडक्शन पोटेंशियल मुझे दे रखे हैं, तो उनसे प्रोड्यूस होने वाली सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, मुझे वो बताओ। तो समझो जरा इस बात को, मुझे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, ओवरऑल सेल का मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, एक तो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ठीक, तो अगर मैं बात करूं किसकी, रिडक्शन पोटेंशियल की और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले फॉर्मूले की। ठीक है, तो मुझे एनोड और कैथोड पता होने चाहिए पहले। ठीक, तो कैथोड तो मेरा वो बनेगा ना जहां पर रिडक्शन होगा। ठीक, और रिडक्शन वहां पर होगा जहां पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, बिकॉज मैंने आपको रिडक्शन पोटेंशियल और रिड्यूसिंग पावर में अंतर बताया था। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी, रिड्यूसिंग पावर का मतलब रिड्यूस करने की टेंडेंसी। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब वो कैथोड पर होगा। ठीक, तो अब मुझे ए और बी से बनानी है। ठीक है, ए और बी में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा, बी का, मतलब बी होगा मेरा कैथोड, ए होगा मेरा एनोड। अब मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा, अब मेरा फॉर्मूला लगेगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ एनोड। ठीक है, बिकॉज दोनों यहां पर मुझे क्या दे रखे हैं, दोनों मुझे एसआरपी दे रखे हैं। ठीक है, चलो, तो क्या हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड दैट इज 0.8 माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड दैट इज -1.2 वोल्ट। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, दोनों की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट। ठीक है, एक और देखो, ए और डी को मिलाकर बना रहे हैं। अब क्या होगा, तो फिर से देखो, इसकी वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू कम,
ये होगा कैथोड, ये होगा एनोड, कैथोड माइनस एनोड क्या हो गया, फिर से पॉजिटिव 2.7 वोल्ट। ठीक, तो ये एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं हम अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं नस्ट इक्वेशन से, तो जरा उस पर गौर फरमाइए। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग क्यू क्या होता है मेरी नस्ट इक्वेशन, कब 2298 केल्विन पर। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, E तो हो जाएगा जीरो, क्यों हो जाएगा अभी समझ लिया हमने। ठीक है, तो E इज इक्वल टू जीरो बिकॉज सेल रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है। ठीक, तो 0 इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग इज के। ठीक है, पहले क्या होता था Q, लेकिन अब वही Q किसके इक्वल हो जाएगा, K के, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम आवर रिएक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमने कहां पढ़ा था, इक्विलिब्रियम में पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो अब मुझे इस K की वैल्यू ही निकालनी है, तो K की वैल्यू कैसे निकालूंगा जरा देखो। तो K कहां जाएगा, K की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सबको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर 0 है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का ई नॉट इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो लॉग के की वैल्यू क्या आ गई, एन इंटू ई नॉट अपॉन एन इंटू ई नॉट अपॉन 0.0591। ठीक है, तो लॉग जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, तो एंटी लॉग ऑफ एन ई नॉट अपॉन 0.0591। ये बन गया मेरा फॉर्मूला। ठीक, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं क्या, अपना के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यही सब थे मेरे किसके, नस्ट इक्वेशन के यूज। डायरेक्ट अगर नस्ट इक्वेशन पर क्वेश्चन आता है तो वो इन सब चीजों से ही मिलाकर आता है, या तो वो आपको ऑक्सीडेशन हाफ सेल दे सकता है, रिडक्शन हाफ सेल दे सकता है, पूरी ओवरऑल सेल रिएक्शन दे सकता है, या फिर वो आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछवा सकता है, या फिर वो आपको 4-5 के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देगा और आपसे क्या निकलवा लेगा कि कैथोड बनाओ, एनोड बनाओ, ये सब चीजें। तो ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब यहां से आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पढ़ ली, तो वो आपको उसमें वो भी डाल सकता है। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें हमें आती हैं करना, बिकॉज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी 8 से 9 टाइप्स के क्वेश्चंस करना सीख लिए थे। ठीक है, तो आई होप आपको नस्ट इक्वेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।